क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है संविधान के संदर्भ में वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के संदर्भ में वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसकी सिफारिशें संसद पर बाध्यकारी होती है। बी है, यह कार्यपालिका का अधीन निकाय है। सी है, यह राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और डी है, यह राज्यों के ऋणों को स्वीकृति देता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वित्त आयोग के बारे में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यह राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस स्थिति में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। कह रहा है राष्ट्रपति किस स्थिति में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। यह है लोकसभा भंग करने में। बी है त्रिशंकु लोकसभा में प्रधानमंत्री की नियुक्ति। सी है राष्ट्रपति शासन लागू करने में। और डी है अध्यादेश जारी करने में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति किस स्थिति में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिशंकु लोकसभा में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट बहुमत न होने पर राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल से संबंधित अयोग्यता पर अंतिम निर्णय कौन करता है। क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल से संबंधित अयोग्यता पर अंतिम निर्णय कौन करता है। ए है राष्ट्रपति, बी है राज्यपाल, सी है सदन का अध्यक्ष और डी है चुनाव आयोग। तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल से संबंधित अयोग्यता पर अंतिम निर्णय कौन करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सदन का अध्यक्ष, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मूल संरचना सिद्धांत का पहली बार प्रतिपादन किस वाद में किया गया। क्वेश्चन है, मूल संरचना सिद्धांत का पहली बार प्रतिपादन किस वाद में किया गया। ए है गोलकनाथवाद, बी है केशवानंद भारतीवाद, सी है मिनर्वा मिल्स वाद और डी है SR बम्बई वाद। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती वाद, यानी 1973 में मूल संरचना सिद्धांत दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ। कह रहा है बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज को कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ। ए है बंगाल का दीवानी अधिकार, बी है बंगाल का निजामत अधिकार, सी है अवध का प्रशासन और दिल्ली पर नियंत्रण, डी है दिल्ली पर नियंत्रण। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल का दीवानी अधिकार, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1765 में बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है चोल प्रशासन में सभा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। कह रहा है चोल प्रशासन में सभा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। ए है व्यापारिक संघ, बी है सामान्य ग्राम सभा, सी है ब्राह्मणों की ग्राम सभा और डी है न्यायिक संस्था। तो चोल प्रशासन में सभा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ब्राह्मणों की ग्राम सभा, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सभा ब्राह्मण बहुल ग्रामों की संस्था थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अजंता गुफाओं की चित्रकला का प्रमुख विषय क्या है। ए है जैन तीर्थंकर, बी है जातक कथाएं, सी है रामायण और डी है राजकीय विजय। तो अजंता गुफाओं में चित्रकला का प्रमुख विषय क्या, ये पूछ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जातक कथा, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों पर आधारित अनेक चित्रकला को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ITCZ की उत्तर की ओर खिसकने का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। कह रहा है ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने पर भारत का क्या प्रभाव पड़ता है। मानसून कमजोर होता है, बी है मानसून सशक्त होता है और डी है शीतलहर आती है और डी है चक्रवात बढ़ते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसून सशक्त होता है, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ITCZ के उत्तर गमन से दक्षिण पश्चिम मानसून मजबूत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा नदी भ्रंश रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। तो इनमें से कौन सा नदी रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। ए है गोदावरी, बी है नर्मदा, सी है कावेरी और डी है महानदी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः किस भूवैज्ञानिक युग में हुआ। कह रहा है दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः किस भूवैज्ञानिक युग में हुआ। यह है जुरासिक,
बी है क्रेटेशियस, सी है पेलियोजोइक और डी है क्वाटरनरी। तो दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः किस भूवैज्ञानिक युग में हुआ? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रेटसियस, क्रेटेशियस, यानी दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रेटसियस में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कोर मुद्रास्फीति को प्राथमिकता से देखने का क्या कारण है? कह रहा है कोर मुद्रास्फीति को प्राथमिकता से देखने का कारण क्या है? यह है यह अल्पकालिक उतार चढ़ाव दिखाती है, बी है यह मौद्रिक नीति के लिए बेहतर संकेतक है, सी है यह सब्सिडी से प्रभावित नहीं होता है और डी है यह केवल सेवाओं पर आधारित है। तो कोर मुद्रास्फीति को प्राथमिकता से देखने का कारण क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यह मौद्रिक नीति के लिए बेहतर संकेतक है, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई नीति निर्माण के कोर मुद्रास्फीति को अधिक महत्व देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राजकोषीय घाटे का उच्च स्तर किसका संकेत है? कह रहा राजकोषीय घाटे का उच्च स्तर किसका संकेत है? ए है अधिक निर्यात, बी है उच्च सरकारी उधारी, सी है कम कर संग्रह और डी है उच्च विदेशी निवेश। तो राजकोषीय घाटे का उच्च स्तर किसका संकेत है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च सरकारी उधारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा जीडीपी की सीमा लिमिटेशन को दर्शाता है? कह रहा है निम्न में से कौन जीडीपी की सीमा लिमिटेशन को दर्शाता है? ए है यह विकास दर्शाता है, बी है यह आत्मविश्वास को नहीं दर्शाता, सी है यह उत्पादन मापता है और डी है यह कर संग्रह बताता है। तो निम्न में से कौन जीडीपी की सीमा लिमिटेशन को दर्शाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यह असमानता को नहीं दर्शाता, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मशीन लर्निंग का आशा है। कह रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मशीन लर्निंग का आशा है। यह है मशीनों द्वारा निर्देश का पालन, बी है मशीनों द्वारा डेटा से सीखना, सी है रोबोट का निर्माण और डी है स्वचालन प्रक्रिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मशीन लर्निंग का आशा है, तो वह हो जाएगा मशीनों द्वारा डेटा से सीखना, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मशीन लर्निंग डेटा आधारित सीखने की प्रक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के संदर्भ में क्रू मॉड्यूल का कार्य क्या है? कह रहा है गगनयान मिशन के संदर्भ में क्रू मॉडल का कार्य क्या है? ए है प्रेक्षण, बी है अंतरिक्ष यात्री को सुरक्षित करना, सी है संचार उपग्रह और डी है ईंधन आपूर्ति। तो गगन मिशन के संदर्भ में क्रू मॉड्यूल का कार्य क्या है? तो हमारा करेक्ट हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री को सुरक्षित रखना, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्र क्षेत्रों का चयन किस आधार पर होता है? कह रहा है रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्र क्षेत्रों का चयन किस आधार पर होता है? ए है केवल जैव विविधता, बी है अंतरराष्ट्रीय महत्व, सी है पर्यटन क्षमता और डी है वन आच्छादन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय महत्व। अंतरराष्ट्रीय महत्व मुख्य मानदंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कार्बन क्रेडिट प्रणाली का उद्देश्य क्या है? कह रहा है कार्बन क्रेडिट प्रणाली का उद्देश्य क्या है? यह है उत्सर्जन को बढ़ावा देना, बी है उत्सर्जन को कमी को प्रोत्साहन, सी है उद्योग पर कर लगाना और डी है खनन विस्तार। कार्बन क्रेडिट प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहन, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संक्रमण क्षेत्र में क्या अनुमति होता है? कह रहा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संक्रमण क्षेत्र में क्या अनुमति होता है? ए है केवल संरक्षण, बी है कोई मानव गतिविधि नहीं, सी है सतत मानव गतिविधि और डी है खनन। तो जैव आरक्षित क्षेत्र की संक्रमण क्षेत्र में क्या अनुमति नहीं होता है? तो वह होता है सतत मानव गतिविधि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ब्रिक्स का विकास बैंक किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? कह रहा है ब्रिक्स का नया विकास बैंक किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? ए है सैन्य सहयोग, बी है विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण, सी है मुद्रा नियंत्रण और डी है व्यापार विवाद समाधान। तो ब्रिक्स का नया विकास बैंक किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास परियोजना का वित्त पोषण, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है
G20 की अध्यक्षता भारत ने किस वर्ष की? कह रहा है G20 की अध्यक्षता भारत ने किस वर्ष की? ए है 2021, बी है 2022, सी है 2023 और डी है 2024। तो G20 की अध्यक्षता भारत कब किया था? तो वह किया था 2023 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? कह रहा है नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ए है 2013, बी है 2014, सी है 2015 और डी है 2016। तो नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015। 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना किया गया था। किसका? नीति आयोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस अधिनियम के तहत बना है? कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस अधिनियम के तहत बना है? ए है संविधान, बी है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, सी है आईपीसी और डी है सीआरपीसी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस अधिनियम के तहत बना है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से कौन सा हरितगृह गैस नहीं है? कह रहा है निम्न में से कौन सा हरितगृह गैस नहीं है? ए है CO2, बी है CH4, सी है N2O और डी है N2। तो निम्न में से कौन हरितगृह गैस नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा N2, यानी नाइट्रोजन हरित गैस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है यूपीएससी किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? कह रहा है यूपीएससी किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? ए है अनुच्छेद 315, बी है अनुच्छेद 320, सी है अनुच्छेद 324 और डी है अनुच्छेद 280। तो यूपीएससी किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए है सभी वैधानिक निकाय संवैधानिक होते हैं, बी है सभी संवैधानिक निकाय वैधानिक होते हैं, सी है नीति आयोग संवैधानिक है और डी है चुनाव आयोग वैधानिक है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी संवैधानिक निकाय वैधानिक होते हैं, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सभी संवैधानिक निकाय वैधानिक होते हैं, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बहुत कम समय में कवर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।